इसमें है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज परमिटेड, दूसरा है ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल माने परमिशन दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। फिर थर्ड है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट परमिटेड, और फोर्थ है एट हिज रिक्वेस्ट ओनली। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? सर ये जो इसमें करेक्ट है सी ही सही है, क्योंकि अगर इंक्वायरी होती है तब इंस्पेक्शन का अलाउ होता है, लेकिन यहाँ तो स्वीकार अस्वीकार पूछ रहा है, तो सी सही है सर, सी करेक्ट। अच्छा, अब बाकी साथी का क्या कहना है, थोड़ा अपना टेक्स्ट मैसेज में लिख सकते हैं। गीता मैडम पूछ रही हैं कि प्लीज टेल इफ वी हैव लीगल फ्रेमवर्क इन द सिलेबस, इफ यस वेयर इज इट मेंशन्ड। ये लीगल फ्रेमवर्क केबीएस वाले एग्जाम में नहीं है, ये ईएमआरएस वाले एग्जाम में मैडम। जीते सर ये कह रहे हैं, कृष्णरंजन सर इसका ये ऑप्शन सही कह रहे हैं। बाकी साथियों का क्या कहना है भाई, जरा एक बार टेक्स्ट करिए। सर जब एक्सेप्ट कर लिया उसने तो फिर दस्तावेज देखने की आवश्यकता है क्या? क्षमा मैम, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, मतलब बहुत कम आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको? हाँ आपकी तो पहुंच रही है सर, क्लियर है आपकी तो। जी, तो मैं कह रही हूँ अगर उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया तो फिर दस्तावेज की या इंक्वायरी की तो आवश्यकता ही नहीं होती देखने की। अगर अस्वीकार किया है तो फिर इंक्वायरी के लिए वो देख सकता है। दोनों ही है मैम, उसमें स्वीकार और अस्वीकार क्वेश्चन में दोनों चीज लिखी है। दोनों चीज है, तो फिर हम हम इसको सी ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए बाकी सब क्या कह रहे हैं? हीरालाल सर नॉर्मली तो परमिटेड होता है ना आई थिंक, लेकिन सर यहाँ पे आ गई जो बात डिनाई और एक्सेप्ट हिज गिल्ट, सर ये बात है सर, तो इसके लिए सर जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ये जो पॉइंट है सर मेरे भी ध्यान में नहीं आया था। सर सी ही आंसर इसका होगा। शमशेर सर कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस के लिए इंस्पेक्शन अलाउड है। चलिए ठीक है, देखिए सर ये बाद में अलाउ होगा सर, ये बाद में अलाउ होगा, लेकिन एक्सेप्ट और डिनाई करते समय सर ये नहीं अलाउ होगा उस समय तो उसको या तो एडमिट करे या तो डिनाई करे सर, जो चार्ज उसके ऊपर है। बट इसे कहीं लिखा नहीं है कि मतलब ड्यूरिंग ये इंक्वायरी है कि ड्यूरिंग इंक्वायरी से पहले है। चलिए, मतलब हम सब को थोड़ा सा कुछ साथियों को कंफ्यूजन है, कुछ को क्लियर है, कुछ को क्या। तो बिल्कुल तिवारी सर और क्या कहते हैं संतोष सर, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ड्यूरिंग इंक्वायरी के इसको इंस्पेक्शन करने का टाइम भी दिया जाता है इंक्वायरी में सर, इसलिए ये सी करेक्ट है बिल्कुल। हाँ, तिवारी सर और संतोष सर सही कह रहे हैं। अब देखिए जरा इस सिचुएशन को हम समझ लेते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। होता क्या है कि ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वाला क्वेश्चन है, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम लोगों ने पढ़ी है रूल 14 आप सीसीएस रूल। तो रूल 14 में जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहली बात तो है कि चार्जशीट जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि किसी एम्प्लॉय ने कुछ मिसकंडक्ट किया है, तो उसके लिए चार्जशीट फ्रेम करके चार्जशीट सर्व करते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट मैंने अपने चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करता है तो इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो एक फिर इंक्वायरी शुरू होती है, मतलब इंक्वायरी ऑफिसर जो है, इंक्वायरी अथॉरिटी है, वो चार्ज ऑफिसर को बुलाते हैं पहली बार, और इंक्वायरी शुरू होती है। फिर वो इंक्वायरी चलती है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा ही था। यहाँ इस सवाल में जो बात कही गई है वो ये है कि कैन द delinquent officer is permitted to inspect the document to admit or deny his guilty। ये वाली बात जो लिखी हुई है ना, ये जो admit और deny his guilty, जब भी इंक्वायरी शुरू होती है
कभी इंक्वायरी कभी भी शुरू होती है, इंक्वायरी ऑफिसर पहला सवाल यही पूछता है कि आर यू गिल्टी और नॉट गिल्टी। आप लोगों ने कभी उसमें भी देखा होगा मूवीज में, जब भी कभी कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू होती है तो जज साहब जो भी आरोपी होता है उससे यही पूछते हैं कि क्या आपने जो अपराध किया है उसको आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। ये पहला सवाल ही होता है, मतलब इंक्वायरी की शुरुआत जब होती है तब यस ये सर। क्वेश्चन पूछा जाता है, एडमिट और डिनाई इज गिल्टी, मतलब गिल्टी को या तो वो एडमिट करे या फिर डिनाई कर दे। तो वो हाँ या ना कहने के लिए उसको किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। वो स्वाभाविक है कि उसने अगर अपराध नहीं किया, वो सीधी सी बात है, वो कहेगा कि आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोष स्वीकार नहीं करता हूँ। तो दोष स्वीकार ना करता हूँ इसके लिए किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये शुरुआती क्वेश्चन के बारे में बात की गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंक्वायरी अथॉरिटी चार्ज ऑफिसर से पूछता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सी है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट परमिटेड। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट परमिटेड ये बात बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग जो इंक्वायरी होगी तब इंस्पेक्शन के लिए बाकायदा 10 दिन का टाइम मिलता है। जो भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो 10 दिन का टाइम मिलता है और उसके बाद 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है। मगर यहाँ जो आंसर है वो आंसर है कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट परमिटेड। जी सर ये विकास बहुत बहुत सर ये धोखा देने वाला प्रश्न है सर। ये तो कोई भी हम भी लोग कोई भी लगा देते हैं सर, हम लोग थाने में जाएगा सर। हाँ जी सर। सर इसमें स्टेज सर क्लियर ये जब नहीं गलत सर कि ये किस जब स्टेज गलत पे हुआ ये ना हो रहा है। सर, जब ये गलत हुआ ना उसके बाद ध्यान गया इस बात पे। देखिए इसमें क्या ऋतु मैडम कह रही हैं कि इसमें क्या क्लियर नहीं है मैडम? सर कि किस स्टेज पे ये क्वेश्चन है कि भाई इनिशियली है या ड्यूरिंग दोस 10 डेज है। देखिए मैम, ये ना जो इंक्वायरी की समझ जो पूरी ये उसी से सवाल बनता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि क्या लिखा, टू एडमिट और डिनाई हिज गिल्टी। ये बिल्कुल ये बीच में बाद में कभी कुछ होता नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। मतलब ये जब आप इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की पूरी जो वो अगर इस पर जो मैनुअल है उसको पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी। So this is understood that this is the first question. यस मैम। Okay sir. Okay. Okay. पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक, थैंक हम लोग इतने सही है दिनों सर, से अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है ये बढ़िया। सर ऑडियो बुक में बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन को क्लियर किया है। मतलब जब ये सीसीएस का आपने ऑडियो बुक दिया ना, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसने कि अगर एडमिट और वो कर देता तो फिर तो उसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑडियो बुक में बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसको। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक दूसरा सवाल कई बार घूम रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। इसमें आप लोगों की राय थोड़ी सी जानना चाह रहा था मैं कि इसमें ये लिख दिया है कि कंटिन्यूअस इन क्वालिटेटिव चेंज। ये एक्चुअल में आंसर की में दिया हुआ है। जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था एसी वाला, तो वो एग्जाम जो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आंसर की में तो यही दिया है। सॉरी, आंसर की में तो ये आवाज दी जाएगी। आंसर की में यही दिया है कि ये डिसकंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव चेंज। बट आप लोग बताइए आपकी राय से, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए या डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए? क्या सही आंसर होना चाहिए? सर ये सही है सर। सर पियाजे की थ्योरी पर बेस्ड है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड उन्होंने डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस ही बताया है डेवलपमेंट को।
तो ये ऑप्शन ठीक है सर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी जी मैम, थैंक यू संजीता मैम। और कोई अपने विचार रखना चाहते हैं इस पर? सर पियाजे थ्योरी ये कहती है कि इस तरीके से डेवलपमेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसमें व्यवधान आएगा फिर आगे कंटिन्यू होगा, इस तरीके से उतार चढ़ाव चलता रहेगा, इसीलिए सर असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। जी, मतलब वो कहते हैं कि स्टेजेस में होता है ये। स्टेज सर क्वालिटेटिव जो वाइज है, डेवलपमेंट स्टेज वाइज, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आएगा फिर। जी सर क्वालिटेटिव है, लेकिन इसके लिए मतलब जो फैक्टर्स हैं वो होने चाहिए। इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है, मींस एक रेट पे ये कंटिन्यू नहीं होगा सर। यदि फेवरेबल फैक्टर्स होंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो इसमें प्रोग्रेस जी होगा, वो क्वालिटेटिव होगा। तो ये सही आंसर सर, डिसकंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव चेंज। जी और सर दूसरे शब्दों में क्या है, जब जब अपॉर्चुनिटी आएगी तभी तभी हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जो सर ने कहा उसी में ऐड कर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर पेज नंबर 38 जो है ना हमारा मटेरियल का, उसमें लिखी है ये लाइन कि ये डिसकंटिन्यूटी थ्योरी सजेस्ट करती है कि हर एक स्टेज जो है वो उसमें मतलब स्पेसिफिक डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए वो डिसकंटिन्यूस है। पेज नंबर 38 पे है ये। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैम वो तो ये आप डेवलपमेंट डिबेट से रिलेटेड है, ठीक। स्पेसिफिकली ये- पियाजे को नहीं बोल रहा है, वो डेवलपमेंटल डिबेट से रिलेटेड है वो चीज, वो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी है ना मैम। बट जी जैसा कि सबने चलिए। एक्सप्लेन किया तो उससे लगता है कि डिसकंटिन्यूअस भी करेक्ट है। जी तो चलिए, ये कुछ आप लोग स्क्रीन पे जो कुछ देख रहे होंगे, इसको देख के आप एकदम तुरंत पहचान गए होंगे कि हम किससे मुलाकात हो रही है। किससे मुलाकात हो रही है हमारी? ए लेवल्स। मैट्रिक्स। जी, मतलब ये है लेवल पे मैट्रिक्स। रिडक्शन सर, रिडक्शन। हाँ, पे मैट्रिक्स है। और इसमें टोटल 7 CPC जब आया 1 जनवरी 2016 से, तब से ये पे मैट्रिक्स आई है। और इसमें इसके हिसाब से ही हमारे पे जो हैं वो फिक्स होते हैं। और इसमें 18 कॉलम्स हैं, ये पे लेवल्स हैं। और हर एक कॉलम में 3% बढ़ता जाता है हर एक। जैसे 18,000 है, 18,000 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5400। 540। हाँ, 540 आएगा, है ना। मतलब ये अगर हम बात करें तो 18,000 का 3% अगर हम निकालते हैं तो 540 है ना। और इसमें 540 जो आएगा उस फिगर को राउंडेड करते हैं। यहाँ इसको राउंड अप नहीं करेंगे, राउंड करेंगे। मतलब या तो अगर ये 50 या 50 से ज्यादा होता तो अप कर देते, और यहाँ तो चूंकि 50 से कम है, 40 है, तो इसको क्या करेंगे, राउंड करेंगे। मगर कितना हो जाएगा ये? 500। इसका मतलब है कि जो इंक्रीमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कितनी आएगी? 18,500। 18,500। देख लेते हैं इसमें ये मैट्रिक्स वही है कि नहीं। तो देख रहे होंगे आप लोग ना, ये 18,500, फिर 18,500 का 3% निकाल के ये सब। तो इस तरह से हर एक लेवल में 3% बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ता रहता है ना, इधर नीचे की तरफ जो जाता है, इसको बोलते हैं पे प्रोग्रेशन। 7 CPC के हिसाब से ये पे प्रोग्रेशन है। और पहले का भी जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन रूल या
उसमें पेनाल्टीज में पढ़ा था, तो उसमें एक जगह लिखा था टाइम स्केल ऑफ पे। तो ये 5th पे कमीशन और उसके जो कमीशन थे उनके उसके पहले के कमीशन, उनमें ये बात हुआ करती थी टाइम स्केल ऑफ पे। तो अब फिलहाल की कंडीशन में टाइम स्केल ऑफ पे यही है जो पे प्रोग्रेशन की बात है। ये पे प्रोग्रेशन माने एक एक करके हर एक साल एक सेल बढ़ जाता है सैलरी। मतलब जैसे कोई 18,000 पर अगर अपॉइंट होता है तो एक साल के बाद जब उसको इंक्रीमेंट लगेगा तो 18,500 हो जाएगा, उसके बाद 19,100 हो जाएगा। तो एक एक इंक्रीमेंट इसी को टाइम स्केल ऑफ पे पहले कहा करते थे, आजकल पे प्रोग्रेशन। तो जहां कहीं भी टाइम स्केल ऑफ पे की बात आएगी तो इस तरह की चीजें होंगी। और इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पे वाला जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है। तो मिनिमम पे सबको याद होनी चाहिए कि मिनिमम पे कितनी है, उससे आपको बहुत सारी चीजें याद रखने में आसानी हो जाएगी। दूसरी मैक्सिमम पे कितनी है ये भी हमें याद होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे साथियों को याद है कितनी है मैक्सिमम पे, 2.5 लाख 2.50 2,50,000 हाँ, 2.30 2.25 है सर। 2,37,500। ये मैक्सिमम पे जो है वो 2,50,000 है। पे लेवल 18 में अगर हम जाएंगे तो कितना है 2,50,000 ये मैक्सिमम पे है, और मिनिमम पे 18,000। ठीक है। और अब आप ये देख रहे होंगे कि पे मैट्रिक्स में जैसे पे लेवल 17 और पे लेवल 18 है, उसमें सिंपल एक ही सेल है, उसके बाद यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पे भी जो है ये 2,37,500 इंक्रीमेंट नहीं है, ये किसी कैलकुलेशन की वजह से लिख दिया था। मतलब जो भी एम्प्लॉय पे लेवल 18 में अपॉइंट होगा उसकी पे 2,50,000 हमेशा रहेगी, नो इंक्रीमेंट। जो पे लेवल 17 में अपॉइंट होगा उसकी 2,25,000 ही रहेगी, नो इंक्रीमेंट। इन दोनों का अगर एवरेज निकालें, इन दोनों का 2,25,000 और 50,000 का, तो एवरेज कितना आता है 237,500 230,500। इन दोनों का एवरेज कितना आता है। और ये एवरेज बस ऐसे ही मैं मतलब इन सब चीजों का, तो ये एवरेज बस इसका कोई कहीं से बहुत कोई रिलेशन नहीं, बट फिर भी ये फिगर हमें याद रहना चाहिए 2,37,500। ये फिगर सर ये एनपीए जोड़ के तो नहीं है सर ये? हाँ यस सर वही है सर ये एनपीए की बाउंड्री है ना सर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए है क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको एनपीए मिल रहा हो, एनपीए का मतलब है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और वो डॉक्टर्स को मिलता है, तो डॉक्टर्स की अपनी बेसिक पे प्लस एनपीए दोनों को मिला के जो मैक्सिमम सैलरी है वो 2,37,500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम सैलरी तो 2,50,000 है जो पे लेवल 18 में अपॉइंट होगा, मगर कोई डॉक्टर है उसकी जो सैलरी है एनपीए के साथ में तो वो मैक्सिमम इतनी होगी 2,37,500। ठीक है, तो बढ़िया है, आप लोग को तो सब पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज पे से रिलेटेड बातें कर ली जाए और आगे। जी अशोक यादव सर। सर नमस्कार। सर 3% जो हुआ तो वो तो 18,540 हुआ ना, तो ये 18,500 आप, मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा तो आप सुन नहीं पाए इस बात को कि ये जो है 540 हुआ, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं। और राउंड भी कहाँ करते हैं, राउंड करते हैं नियरेस्ट 100 में 100। तो 540 का जो नियरेस्ट 100 होगा वो 500 होगा। थैंक यू सर। अगर यही 570 होता
तो तो ये ये 600 हो है। जाता क्या? 600 ओके। नहीं नहीं 5100 तो ये बेस, ये सब मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि ये हमारी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम सर अगर ये 50 होता तब क्या होता सर? तब ये अप हो जाता, मतलब 50 जब भी होता 600 अप हो जाता 600। है ना, 50 को तो मतलब 550 होता तो 600 हो जाता। ओके सर। तो ये मतलब उसकी बहुत जरूरत नहीं है, मगर क्या होता है ना कि हमारे सवाल जो है वो बेहतरीन अच्छे हो जाए, हम एकदम सही हो जाए, उसके लिए हमारे लिए थोड़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। जितने ज्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे उतनी ज्यादा सही आंसर देने की संभावना बनती है। इसलिए इस तरह की आलतू फालतू बातें मैं कर लेता हूँ, मगर मतलब ऐसे कोई डायरेक्ट कुछ उनका रिलेशन नहीं है, मगर बस। तो अब जैसे इस तरह की बात है कि डेपुटेशन इन फॉरेन सर्विस में, ये जो है ये इलस्ट्रेशन है स्वामी हैंडबुक का जो 30th चैप्टर है, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं कि इनको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो हमारे किसी साथी ने कहा भी था कि सर एक बार इन इलस्ट्रेशंस को समझ लें। तो आज हम लोग थोड़े पे से रिलेटेड, कुछ डेपुटेशन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बाकी बचेंगे तो बाद में देख लेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं क्या इलस्ट्रेशन दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग द पे ऑफ rupees 98,400 in pay level 10 is deputed to post in pay level 11 within the same station from 1st April 2025, fixes pay on deputation। ये कहा है कि पे फिक्स करना है। अब पे फिक्सेशन के मामले में बस बहुत ही सिंपल सी चीजें याद रखनी है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी है। पे फिक्सेशन जब भी कभी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, दो तरह का पे फिक्सेशन होना है, एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक नॉट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे कोई पीजीटी वाइस प्रिंसिपल बन गए या कोई पीजीटी प्रिंसिपल बन गए, है ना, तो ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो गई बात। तो जब कभी भी पे फिक्सेशन होगा ना किसी का भी, तो ये पे मैट्रिक्स बड़े काम आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई, इसी की हम बात कर लें, कितना था पे लेवल, कौन सा था, ये है क्या कहते हैं 98,400, और कौन सा है पे लेवल 10 है ना 10। तो है ना, अगर हम इस पे लेवल ये देखते हैं ना हम लोग, पे लेवल 10, ये है पे लेवल 10, 98,400। तो जिस भी पे लेवल में जिस भी पे लेवल में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पे फिक्स करना है, तो ये देखने की जितनी भी पे है, जैसे 98,400 है, तो सिंपल काम करना है कि इस जो भी है उसमें एक इंक्रीमेंट दे देना उसी पे लेवल में। तो 98,400 का अगर 3% निकाल के भी कर सकते हैं या फिर इस पे मैट्रिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो 98,400 का एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो बताइए कितना आएगा अमाउंट? 1,01,400। नेक्स्ट वन, हाँ 1,01,400 ये हो जाएगा एक इंक्रीमेंट मिलने पर। बात यहाँ पर है कि चूंकि क्या बोला है इन्होंने कि किसमें कर वो गया, किसमें पे लेवल 11 में गया है ना। तो पे लेवल तो इंक्रीमेंट तो उसको देना है खुद अपने उसी लेवल में जिस लेवल में एम्प्लॉय है, और वो लेवल है कौन सा 10, और इस 10 लेवल में अब हम क्या करेंगे इसको कि इंक्रीमेंट देने के बाद जो भी फिगर आया, जैसे 1,01,400, और उसको पे लेवल 11 में ले जाना है। तो पे लेवल 11 में ये वाला जो फिगर है 1,01,400 वाला, ये वाला फिगर ढूंढा जाएगा पे लेवल 11 में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पे लेवल 11 67,700 से शुरू होता है, हमें 1 लाख तक जाना है। आप लोग को स्क्रीन थोड़ी ठीक से दिख रही होगी, है ना।
हम जी सर, लोग 1059 है। ना इस लेवल में अगर हम जा रहे हैं तो ये 1,02,000 अभी अभी कितना था इसमें 1,01,000 था ना 1,1400 था। हाँ यस सर, सही है सर। है ना 1,01,000 तो ये आ गया 1,02,500 ये पे लेवल 11 में आ गया है। तो इस पे लेवल 11 में ये आप देखेंगे तो इसका ये वाला जो अमाउंट है वो यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया जाएगा। ये कब की बात है जब उसको एक्स कैडर पोस्ट पर प्रीफिक्सेशन की बात की जाएगी। एक्स कैडर पोस्ट का क्या मतलब हुआ कि जब वो फॉरेन सर्विस में गया और वहां उसके उस फॉरेन सर्विस में वो किस लेवल पर या किस पोस्ट पर उसकी अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसका फॉरेन सर्विस में पे लेवल 11 पे हुआ था तो इसलिए ये वाला पे फिक्सेशन हुआ। बट फॉरेन सर्विस में जब जाते हैं तो दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है कि वो कहे कि नहीं हमें वहां पर क्या चाहिए डेपुटेशन अलाउंस चाहिए है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिर उसका ये वाला पे फिक्सेशन नहीं होगा सिर्फ डेपुटेशन अलाउंस दे दिया जाएगा। तो डेपुटेशन अलाउंस और उसके अपना जो ओरिजिनल कैडर है उसी पर तो यहाँ पे क्या है 98,400 है बस इसका। अब चूंकि यहाँ पे एक बात और देखनी है कि कौन सा स्टेशन है सेम स्टेशन। तो सेम स्टेशन पर डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है 5%। मैक्सिमम 4,500 या 5%। 6250 सर। हाँ 4,500 में थोड़ा वो 25% और बढ़ गया है तिवारी 5625 4920। हाँ हाँ 490 सही है सर। यानी ये 4920 तो वो इसका आया है किसका इसका जो हमारा 5%। बेसिक है 9,400 इसका अगर हम 5% निकालेंगे तो फिर 495 तो आया इतना इसका 5% आया। बट या फिर दूसरा तरीका क्या है ये है मैक्सिमम जो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस होगा कितना 5,625 ये 25% इंक्रीज होगा। पहले 4,500 था जो 50% डीए होने के बाद इतना हो गया है। तो यही वाली बात जो यहाँ पर प्रीफिक्सेशन वाली बात कही जा रही है यही वाली बात कहीं भी प्रीफिक्सेशन की बात आएगी तो जब भी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रीफिक्सेशन होगा तो वो ऐसे ही होगा। इस बात को हम थोड़ा याद रख लेंगे। चलिए आगे कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। आई होप ये वाला पहला इलस्ट्रेशन हम सबको क्लियर है ना कोई जिनको सर, एक मिनट देखने दीजिए सर थोड़ा डाउन कीजिए सर। सर ये 4920 क्यों लिया 5625 लेना चाहिए था ना सर। इन दोनों में से जो कम होगा वो 5% ही आ रहा है इसीलिए अदर स्टेशन में कितना है डेपुटेशन अलाउंस 10%। अदर स्टेशन में 10% स्टेशन है तो हमने 5% निकाला है 98,400 का 5% कितना आ रहा है कैलकुलेट इतना ही आता 4920। तो अब ये कम है किससे 5,625 से इसलिए ये मिलेगा है ना। जी। अगर ये ज्यादा होता तो फिर 5,625 ही मिलता इससे ज्यादा नहीं मिलता ये मैक्सिमम है। सर ये नोट में क्या लिखा हुआ है सर डीए एंड एचआरए नॉट एडमिसिबल ऑन डिप्यूटेशन अलाउंस। हाँ जब डेपुटेशन अलाउंस मिलता है ना तो डेपुटेशन अलाउंस वाला चूज करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है डीए एंड एचआरए नॉट एडमिसिबल ऑन डेपुटेशन अलाउंस। अच्छा ओके सर ओके ऐसे तो मिलेगा पे पर तो मिलेगा डेपुटेशन अलाउंस पर नहीं मिलेगा डेपुटेशन अलाउंस पे नहीं मिलेगा। ओके सर एक्सक्यूज मी अदर स्टेशन पे पूनम मैडम जी बोलिए। जी सर, जैसे हमने 3% निकाल लिया है, इंक्रीमेंट हम निकाल लेंगे, बट हमको ये कैसे पता चलेगा कि 11 लेवल पे जाके इससे ज्यादा पे कौन सा है? तो मैट्रिक्स तो एग्जाम में नहीं मिलेगी हमें। हाँ इसलिए इस तरह के सवाल जो है उनकी संभावना बहुत कम है कि मतलब इस तरह से पूछा जाएगा। या तो देखिए पे मैट्रिक्स एग्जाम में नहीं मिलेगी
मगर इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि वो पे मैट्रिक्स क्वेश्चन पेपर में बना नहीं देंगे, क्योंकि उसमें 2 लाइनें ही तो बनानी है, ओके सारी की सारी पे मैट्रिक्स जी थोड़ी ना जी बनानी जी है ना। हाँ हाँ जी सर जी हाँ ओके सर और इससे थोड़ा सा एक बस वो जो है हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा एक कैलकुलेट कर लेते हैं तो। सर अदर स्टेशन में मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? 10% और 9,000 प्लस 25%। 9,000 का 25% निकालिए जरा। 9,000 का 25 है, 9 4 जा 36, मतलब 900 की 250 कितना हो गया? 3600 और जुड़ जाएगा ना। 2250 सर। 11 सर 11,250 हाँ 11,250 11,250 होगा, ठीक है। 10% या 11,250, ठीक है। चलिए इस सवाल को और देख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। तो इसमें भी देखो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमारा एग्जाम एकदम करीब आ गया है, तो जो बहुत ठोस बातें हैं सिर्फ हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट में आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजों को इग्नोर करिए। जी कैलाश पाटिल सर कुछ कह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर ये डिप्यूटेशन अलाउंस में ये जो 25% है ये क्यों ऐड हुआ है सर? 25% कहाँ हुआ? अच्छा वो हाँ देखिए क्या है ना, परसेंट हो गया इसलिए 25% जो है अच्छा वो डीए हेलो ये जितने की अलाउंसेज हैं किसी जब रिपोर्ट आई थी, तब उसमें ही कह दिया गया था कि जब कभी भी 50% डीए या उससे ज्यादा हो जाएगा, जैसे अभी कितना डीए है बताइए सर? अच्छा जी हाँ सर वो डीए के अनुसार 25% बढ़ गया। 58% है ना सर? हाँ अभी फिलहाल कितना है 58, और 50 से ज्यादा हो गया जो भी अलाउंस है वो 25% बढ़ जाएंगे। जी जब ये सर 100% हो जाएगा ना, भी 100% हो जाएगा तो फिर 25% बढ़ जाएंगे। जी सर मतलब ये हाँ यस सर मेरा डाउट ये था कहीं शायद इस संदर्भ में क्विज है सर मैंने सॉल्व की थी उसमें आंसर 9,000 दिया हुआ था इसलिए मैंने पूछा सर। हाँ तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है ना। जी जी सर थैंक यू सर। सर ये पे फिक्सेशन जो हुआ है डिप्टेशन एंड फॉरेन सर्विस का, सर कोई टीजीटी से पीजीटी अगर प्रमोट होते हैं तो उनका भी सेम ही यही क्राइटेरिया रहेगा पे फिक्सेशन का सर? हाँ बिल्कुल यही रहेगा सर। प्रमोशन जब मिलेगा तो ऐसे ही होगा। थैंक यू सर। एक इंक्रीमेंट अपने पे लेवल में और उसको नेक्स्ट पे लेवल में वही वाला फिगर देखा जाएगा। अगर वो सेट हो गया तो वही दे देंगे और नहीं मिला तो उसके ऊपर वाला। जी सर थैंक यू सर। स्वाति मैडम सर ये समझ नहीं आया एक सेकेंड, अदर स्टेशन पे तो 10% है ना सर, ये जो 11,250 है ये आप ये डीए की बात करें डेपुटेशन अलाउंस की? कौन सा परसेंट मैडम? सर जो डेपुटेशन अलाउंस एट अदर स्टेशन है ना ये तो 10% है, और ये जो आपने 9,000 प्लस 25% बोला है ये समझ नहीं आया मुझे। दोनों मुझे लगता है आप लोग को नेटवर्क का इशू हो रहा है। देखिए सर प्लीज वन अगेन, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, सुन नहीं पाया। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या? जी सर आ रही है। यस सर यस सर। हाँ इसको मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सेम स्टेशन पर 5% जो भी बेसिक पे होगा उसका 5% या फिर 4,500, और दूसरी जो कहीं दूसरे स्टेशन पर अगर जाते हैं तो डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस जो है वो 10% या फिर 9,000 होता है। ये ओरिजिनल रूल है, ठीक है। मगर 7 CPC में ये कहा गया कि जो अलाउंसेस है जैसे 9,000 है या 4,500 है, जब भी हमारा डियरनेस अलाउंस 50% हो जाएगा या उससे ज्यादा रहेगा तो ये 25% बढ़ जाते हैं हर जगह। जैसे होटल का जो है पे लेवल 8 में 750 रुपये मिलता है, ये रूल था 7 CPC का, ठीक है। मगर आज की डेट में 750 मिलते हैं क्या?
कितने मिलते हैं? 35 रुपए। 937। तो ये 937 कहाँ से आ गए? 750 का 25%। 25%। ठीक है जी समझ? यस सर, अब समझ आ गया, थैंक यू। ठीक, तो चलिए, तो ये वाली बात तो नेक्स्ट हो क्वेश्चन गई। डिस्कस करते हैं सर। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड लीव सैलरी, इसमें पेंशन और लीव सैलरी में ना बेसिक चीज बताइए जरा कि पेंशन, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन होता क्या है कि जब कभी भी फॉरेन सर्विस में एम्प्लॉय जाएगा ना, तो उसको सरकार के पास पेंशन कंट्रीब्यूशन आएगा, तो वो आगे के पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए वो लीव, अपनी अर्न लीव या जो भी लीव है उसको अगर क्रेडिट करवाना चाहता है, तो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना होता है। तो इसमें सिंपल सी बातें कुछ याद रखनी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम पेंशन कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो पेंशन कंट्रीब्यूशन जो होगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन स्कीम में है और वो 31 मार्च 19 के पहले डेपुटेशन में गया है, तो उसको 14% पेंशन कंट्रीब्यूशन का, और अगर इस डेट के बाद में गया है तो उसको 18% पेंशन कंट्रीब्यूशन देना होगा। अगर एम्प्लॉय एनपीएस का है तो उसका तब उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के पास जाएगा 24%। और अगर वो इस डेट के बाद, मतलब ये 31 मार्च 2019 के बाद गया है, तो उसको जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो 28% लगेगा। ये वाली बात हम सबको याद करनी है हर हालत में, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाली बात याद होगी, है ना? सर एक बार फिर से बताना, थोड़ा इश्यू हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो पेंशनरी कंट्रीब्यूशन 31 मार्च 2019 के पहले अगर कोई डेपुटेशन पे गया है, फॉरेन सर्विस में गया है, तो उसका पेंशनरी कंट्रीब्यूशन होगा 14%। और अगर इसके बाद गया है 19 के बाद, है ना, 2019 के बाद 31 मार्च 2019 माने 1 अप्रैल 2019 की 19 या और उसके बाद, तो 18% कंट्रीब्यूशन लगता है, बशर्ते कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला एम्प्लॉय हो। अगर एनपीएस वाला है तो उसका पेंशनरी कंट्रीब्यूशन 31 मार्च 2019 तक 24% था, और 31 मार्च 2019 के बाद माने 1 अप्रैल 2019 से 28% हो गया है। इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है। अगर हम अपनी सर्विस में रहते हैं खुद, मतलब अपने ही जगह पर, अपने ही डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो एनपीएस वाले जो एम्प्लॉय हैं उनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, खुद का कंट्रीब्यूशन कितने % होता है? 10। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14। और सब 4% जो है वो रहेगा सेस एजुकेशन। हाँ 14, टोटल मिला के ये हो जाता है कितना? 24%। और 4% जो है ग्रेजुएटी 4% का वो है। रहेगा सर एजुकेशन हाँ सेस। 4% ग्रेजुएटी का है मैडम। एजुकेशन से ग्रेजुएटी का अमाउंट होता है, तो ये हो गया 28%। जी जी। ये वाली जो 14% है ना, वो 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ है। उसके पहले ये 14% नहीं था, उसके पहले ये कितना था? 10% ही था सर। 10% था। तो इसलिए उस समय जो 10 और 10 ये जो था ना, 10 + 10 20 और प्लस 4% ग्रेजुएटी का, तो 24% था। ठीक है सर, ओल्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है क्या? नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट में है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है, गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है। मगर गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारे डिपार्टमेंट, हमारे साथ काम करोगे तो हम आपको पेंशन देंगे। अब आप फॉरेन सर्विस में चले गए तो हम आपको पेंशन नहीं देंगे।
मगर आप पेंशन चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो तो उस टाइम पे जितना उस टाइम की पेंशन हम आपसे लेंगे उसका कंट्रीब्यूशन। अगर आप कंट्रीब्यूशन दोगे तो हम आपको उस टाइम की पेंशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एक एक टर्म जो है वो ध्यान रखिएगा, एक कई बार आता है क्वालिफाइंग सर्विस, ये सुना है ना क्वालिफाइंग सर्विस? यस सर। क्वालिफाइंग सर्विस है ना, जितनी सर्विस काउंट की जाती है किसी भी चीज के लिए। तो जैसे पेंशन है, तो पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो काउंट की जाएगी, अगर कोई एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में चला गया और उसने पेंशनरी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो फिर ये फॉरेन सर्विस वाली जो सर्विस है वो पेंशन के लिए उतनी काउंट नहीं होगी। अगर वो पेंशन कंट्रीब्यूशन जमा हो गया तो वो काउंट हो जाएगी। तो अगर फॉरेन सर्विस में तब पेंशनरी कंट्रीब्यूशन लगता है ओल्ड पेंशन वालों को, और वो है 19 के पहले 14% और 19 के बाद 19 मतलब 31 मार्च वो 18% पेंशनरी कंट्रीब्यूशन। गॉट इट सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो ये चीज सर पेंशन कंट्रीब्यूशन के बाद सर ये एम्प्लॉय ही देगा या जो इंस्टीट्यूशन जहाँ फॉरेन उसमें गया है वो भी दे सकता वो है? टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि जब फॉरेन सर्विस में जा रहा है तो उसके साथ क्या आखिर सौदा हुआ है, कि फॉरेन एम्प्लॉयर देने वाला है कि एम्प्लॉय देने वाला है, वो डिपेंड करेगा उनके कॉन्ट्रैक्ट पर। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ना उस पर डिपेंड करेगा, है ना। और हाँ, एक बात इस मामले अच्छे से याद रखिएगा कि फॉरेन सर्विस में जाना हो, डेपुटेशन में जाना हो, तो कभी भी गवर्नमेंट किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं करती कि आप फॉरेन सर्विस में चले जाओ या आप डेपुटेशन पे चले जाओ। ये सब क्या होगा, एम्प्लॉय की स्वीकृति से ही जाते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं कंट्रीब्यूशन भी दे दूं तो भी मैं मजे में रहूंगा, तो वो जा सकता है। अप्लाई करके जाते हैं यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय, ये सब एप्लीकेशंस निकलते हैं फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन वाले कि भाई हमें इस पे लेवल पे ये वाली पोस्ट जो है डेपुटेशन के लिए खाली है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस पर अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं, उनके पास इतनी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर अभ्यर्थी आवेदन करता है तो जाता है, फिर वो उस जब वो जाता है तो सारी टर्म एंड कंडीशंस वहां पर लिखी जाती है बाकायदा कि एम्प्लॉय देगा कि एम्प्लॉयर देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब ये जो सवाल है, अब मुझे लगता है कि ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। क्यों हो चुका है इसकी बस ध्यान से बस केवल पढ़ लेना है। गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इतनी, entered central government service as a group C employee in 2004. स्क्रीन नहीं हो रहा है सर, दिख रही सर। सॉरी हाँ, ये कैलकुलेशन ऑफ पेंशन क्या है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज 15/6/1985 entered government service as a group C employee on 1st July 2004. He was holding a group A post in the pay of 90,000 in pay level 10 from 1st July 2024. He was sent on deputation on foreign service term to public sector undertaking to a post in the pay level 11 for a period of 1 year, 1st January 2025. Say he opted to draw his pay plus deputation duty allowance at 10% rate. Calculate the pension and leave salary contribution payable by the foreign employer to the government. He was covered under old pension scheme. यहाँ ये लिख दिया गया है कि he was covered old pension scheme। अगर ये वाली डेट देखें तो ये हालांकि कंट्राडिक्टरी है। 1 जुलाई 2004 तो जिसने ज्वाइन किया वो ओल्ड पेंशन स्कीम में हो सकता है क्या? 2002 के बाद नो सर, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता है। नहीं सर, हो सकता है सर। हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस होते हैं, कुछ क्लॉज है एक्चुअली, एक्सेप्शन कंडीशन, ट्रेनिंग, इंडक्शन और कुछ जो रहते हैं सर। पहले का हो या ट्रेनिंग पहले से एग्जाम लिया हो तो भी। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पे लिख दिया गया है कि कवर्ड ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट किसके हिसाब से करेंगे,
ओल्ड पेंशन स्कीम से। इस डेट ऑफ बर्थ इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब है कि वो फॉरेन सर्विस कब से कब तक रहा। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025, 1 साल के लिए है ना, तो 31 दिसंबर 2025 तक रहा फॉरेन सर्विस में। तो कैलकुलेट द पेंशन एंड लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। तो अब हम पेंशन की जब हम बात करेंगे, हाँ इतना जरूर है कि इसमें उसको जो 90,000 बेसिक पे है, और कब से बेसिक पे है, पे लेवल 10 में है, और वो कब है 1 जुलाई 2024 से, है ना। तो 1 जुलाई 2024 को उसको 90,000 था, इसका मतलब है 1 जनवरी 25 को भी उसका उतना ही रहेगा 90,000, क्योंकि उसका अगला इंक्रीमेंट तो लगेगा कब 1 जुलाई 2025। तो इसलिए उसका बेसिक पे 90,000 है, और तो 90,000 का पेंशनरी कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, कितने परसेंट रहेगा? 14%। 14%। तो 90,000 का 40% निकालिए, जल्दी निकालिए, कितना निकला? सर 18% होना चाहिए, क्योंकि उसका शायद 2019 के बाद है। 18 होगा सर। बाद वाला बंदा है, बाद वाला है, 18 होगा। चलिए तो फिर 18% निकाल लीजिए। कितनी सही बात है, आप लोगों ने तुरंत, बढ़िया, 16,200। ठीक है। तो ये ठीक, 90,000 का आपने कितना निकाला? 18%, 16,200। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इसी टाइम पर जब वो गया 1 जनवरी 2025 को, तो इस टाइम पर जो हमारा डीए था वो शायद कितना था? 55% ना, 55% था ना डीए, ये 1 जनवरी 2025, अभी 58 है क्या? 50, खैर हाँ, कुल मिला के ये है कि ये जो है 90,000 प्लस डीए जो भी होगा उस पर 18% पेंशनरी कंट्रीब्यूशन लगेगा, और वो कितना हो जाएगा मंथली पेंशनरी कंट्रीब्यूशन। और 1 जनवरी 2025 से लेके 30 जून 2025 तक 6 महीने का इतना पेंशनरी कंट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट लगेगा उसको, तो 90,000 के से ज्यादा होना चाहिए, पर इसका बेसिक नहीं बढ़ा है, डीए बढ़ गया है, 58% हो गया है। सर पेंशन में सर इंक्रीमेंट नहीं लगाते। हाँ बहुत बढ़िया। तो जो पेंशन है, पेंशनरी कंट्रीब्यूशन में इंक्रीमेंट नहीं लगाया जाता है। बहुत बढ़िया सर, योगेंद्र सर। तो इसलिए 90,000 से 90,000 ही रहा, और इसका ये निकाल के ये इस तरह से हो गया। लीव सैलरी की जब बात आएगी तो लीव सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा, और लीव सैलरी कितनी मिलती है, कितने परसेंट? 11%। बस, तो सिंपल, मतलब क्या करना है हमें, जो बेसिक पे है और प्लस डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस जो है, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस 10%, है ना। तो बेसिक प्लस डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस, इसका कितना 11% निकाला जाएगा, 11%। तो वो इतना हुआ, और 6 महीने का इतना हो गया। फिर यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लगाया, क्योंकि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा, और ये उसका डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस हो गया, और ये कितना हो गया, और इस तरह से। सर इसमें लीव वाले में डीए नहीं जुड़ेगा? लीव वाले में डीए नहीं जुड़ेगा, इसमें सिर्फ बेसिक पे और डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस होगा। सर ये 11% क्या है? सैलरी कंट्रीब्यूशन केवल फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस में लीव कंट्रीब्यूशन 11% होता है। नहीं, जैसे अपने पेरेंट उसमें डिपार्टमेंट में है तो वहां पे ये नहीं ना लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। जब पेरेंट डिपार्टमेंट में है तो पेरेंट डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन की कोई बात ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब वो पेरेंट डिपार्टमेंट में होता है
तब उसको उसकी लीव उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो सरकार यही कह रही है कि अगर आप फॉरेन सर्विस में हो भैया, आप हमारा काम तो कर नहीं रहे हो, आप तो फॉरेन एम्प्लॉयर का कर रहे हो, तो हम आपकी सर्विस बुक में अपनी ईएल क्यों चढ़ाएं? क्योंकि आपने अर्न लीव का क्या मतलब होता है कि हमने वो लीव कमाई, मतलब हमने अगर 6 महीने काम किया तो 15 ईएल क्रेडिट हो गई 6 महीने काम करने पर। अब हम फॉरेन एम्प्लॉयर के अंडर में, तो सरकार का तो काम किया नहीं, तो वो कहते हैं कि भैया अगर आप ये लीव कंट्रीब्यूशन दोगे तो वो लीव अर्न करोगे, अगर ये लीव कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे तो वो लीव क्रेडिट नहीं होगी। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन देने के बाद उनकी ईएल जो होगी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। जी ठीक है सर, थैंक यू। सर ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन पर है कि वो कंट्रीब्यूशन देगा या नहीं देगा सर? ये टर्म एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। जी सर। सर वर्ड नहीं समझ में आया था, क्वालिफाइंग पेंशन आपने बताया था, उसके लिए वो वर्ड नहीं किया। क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर रहा था, पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्वालिफाइंग सर्विस, सॉरी। क्वालिफाइंग सर्विस बहुत सारी जगह आता है। जब कभी भी हर एक पेंशन के लिए, ग्रेचुटी के लिए कितनी ग्रेचुटी बनेगी, कितनी पेंशन बनेगी, तो उसके लिए एक देखा जाता है कि आपने कितनी सर्विस की। तो जितनी सर्विस की वो क्वालिफाइंग सर्विस कहलाती है, कि मतलब ग्रेचुटी पाने के लिए कितनी सर्विस ने क्वालिफाई कर लिया आपने। ठीक है दीपंकर सर। जी सर। सर नमस्कार सर। सर फॉरेन सर्विस में अगर एम्प्लॉय लीव लेता है तो उनको लीव सैलरी कहाँ से मिलेगा? पेरेंट ऑफिस से या फॉरेन ऑफिस से? देखिए ये फॉरेन सर्विस पे, इस फॉरेन सर्विस के में टर्म एंड कंडीशन में ये वाली बात भी होती है कि जो है वो एम्प्लॉय अपनी लीव अर्ली कंट्रीब्यूशन ना देके, वो फॉरेन एम्प्लॉयर जिस तरह की भी लीव प्रोवाइड कर रहा है वो वहां पर अपने हिसाब से कर सकता है। तो वो छुट्टी तो वहां फॉरेन एम्प्लॉयर से ही मिलेगी, बट अगर टर्म एंड कंडीशन में ये है कि वो फॉरेन एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई छुट्टियों को अवेल करना चाहता है, लीव कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तो उसकी वो लीव अर्न नहीं होंगी, मगर वो फॉरेन एम्प्लॉयर द्वारा की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से एंजॉय कर सकता है। और अगर वो लीव कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो फिर यही जो अकाउंट बनेगा उसी अकाउंट से क्रेडिट डेबिट होंगी। तो उस टाइम लीव के दौरान जो लीव सैलरी मिलेंगी तो वो कहाँ से, किसके हिसाब से मिलेंगी? जो भी बेसिक पे है वो प्लस डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंसेस का 11%। अच्छा। सर एक डाउट है, क्या ऐसा है कि जो लीव कंट्रीब्यूशन है वो फॉरेन सर्विस में जो बेसिक पे है उस पर कैलकुलेट होती है, और पेंशन वाला कंट्रीब्यूशन है वो एक्स कैडर की बेसिक पे होता है, ऐसा है क्या? मैडम के सवाल का जवाब कौन देगा भाई? जी बताइए प्लीज। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा। जो कंट्रीब्यूशन होता है ना लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन, तो वो जो पे है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन के लिए जो बेसिक पे है वो फॉरेन एम्प्लॉय वाली ट्रीट होगी, ली जाएगी, और पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए एक्स कैडर की जो है मतलब पेरेंट कैडर की बेसिक पे लिया जाता है, ऐसा है क्या? मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ। सर जो एम्प्लॉय ने रिपोर्ट किया होगा उसके अनुसार लेंगे ना? मैम पेंशन तो उसको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से मिलेगी ना, तो वो पेरेंट कैडर के हिसाब से लिया जाएगा। जी जी जी। और लीव वाला मैंने कहीं पढ़ा था कि वो फॉरेन वाले सर्विस पे है शायद। हाँ जी मैडम ऐसे ही है। अभी पिछले क्वेश्चन में सर ने एक दिया था जो, उसमें देखिए 90,000 पे वो गया था और 90,000 पे ही पेंशन कंट्रीब्यूशन अमाउंट दोनों साल कैलकुलेट हो रहा था। और दूसरे वाले केस में जो लीव के लिए दिया जा रहा था उसमें देखिए इंक्रीमेंट लगाने के बाद कैलकुलेशन हुआ था। तो इसे ये पेरेंट कैडर का होगा, पेंशन के लिए वही बेसिक रहेगा।
और लीव के लिए जो इंक्रीमेंट लग के होगा वो पे होगा। सर ये फॉरेन सर्विस में पर्सनल फाइल और ये सर्विस बुक वगैरह कौन मेंटेन करते हैं? पेरेंट डिपार्टमेंट। जी रविंद्र सर। सर नमस्कार सर। सर ये जो पहला एग्जांपल था, क्या इसमें जो डेपुटेशन अलाउंस है वो 11,250 नहीं होना चाहिए था, जिससे डीए हमारा जो है 50% क्रॉस कर गया था? नहीं देखो, दो चीजें हैं। देखिए कि एक तो 11,250 प्लस जो भी उसकी जो सैलरी है ना उसका 10%, तो जो भी कम होगा वो मिलेगा, ज्यादा वाला नहीं मिलता है। ओके सर, थैंक यू सर। है ना सर ये 45% के डीए से कैलकुलेशन है? हाँ तो ठीक है 24। जी सर चलिए फिक्स एक जरा हमारा सर एक डाउट तो नहीं है लेकिन कुछ छूट गया था सर। जी आपने ओल्ड पेंशन बताया था कि 31/3/2019 से पहले है तो उसको 18% देना होगा, उसके बाद सर कितना 24% है सर? क्या कितना है? 14% है। अच्छा पहले 14 है देन 18 है ना सर? जी सर। और सर एनपीएस वाले में एक 28 है एक 24 है, पहले 24% देन 28%। जी बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। चलिए तो ये पे फिक्सेशन तो हम लोग पहले भी वैसे समझ चुके हैं, मुझे लगता है समझ में आ भी गया होगा ये कोई, पर फिर भी एक दो एग्जाम, 2-3 एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। यानी ऑफिशियल ड्राइंग क्वेश्चन सर, जैसे अगर फॉरेन सर्विस से वापस आता है एम्प्लॉय, तो जैसे वहां पे ग्रेड 10 से ग्रेड 11 पे लेवल 11 में चला गया था, तो वापस जब ज्वाइन करेगा अपने डिपार्टमेंट को तो वो 11 में रहेगा या फिर वापस 10 में ही आ जाएगा? वापस 10 में आ जाएगा सर। जहां से गया था फिर वापस उसी लेवल पे आएगा? जी बिल्कुल। ठीक है सर। सर उसे अपने डिपार्टमेंट में प्रोफार्मा प्रमोशन मिलेगा, तो जहाँ प्रोफार्मा प्रमोशन उसको जहाँ मिलेगा वहां पर वो जाके मतलब जो है वो फिक्स होगा फिर। हाँ बात तो सही है, मगर फॉरेन सर्विस के दौरान प्रोफार्मा प्रमोशन हुआ ही नहीं मान लीजिए, तो जरूरी थोड़ी ना प्रमोशन प्रोफार्मा प्रमोशन हो, है ना सर? तो सर उस केस में पे लॉस जो होगा उसका क्या होगा? कोई पे लॉस क्यों होगा? पे लॉस क्यों? सर क्या उसको कुछ पर्सनल पे देकर उसकी पे प्रोटेक्ट करी लोअर जाएगी? ग्रेड में आ रहे हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस तो होगा ना उसमें? तो क्यों गए सर, भैया? उसको बहुत सिंपल सी बात है, आप क्यों गए? सरकार ने ये जबरदस्ती थोड़ी कहा था कि आप जाओ फॉरेन सर्विस में। आपको अगर लगता है एम्प्लॉय को नुकसान वाली बातें नहीं होती है। फॉरेन सर्विस के लिए कोई जबरदस्ती थोड़ी भेजते हैं सरकार। आपको लगता है नुकसान होता है, मत जाओ। ठीक है सर, ऐसे में सब सभी फॉरेन सर्विस जाएंगे और फिर अपना सैलरी इंक्रीज करा लेंगे वापस। सर उस पीरियड का इंक्रीमेंट तो मिलेगा ना जब वो फॉरेन सर्विस में गया था? हाँ वो सब मिलेगा, वो सारी चीजें, नुकसान नहीं होगा। कहाँ नुकसान हुआ? हाँ फॉरेन सर्विस में जाने में फायदा ही होता है, तभी लोग जाते हैं, बिना फायदे के नहीं जाते हैं कोई। नुकसान नहीं हुआ। हाँ नुकसान नहीं होता है कभी। तभी तो कूलिंग पीरियड रखा हुआ है 3 साल का। हाँ हाँ जी सर। ये तो भूल जाइए कि मतलब एम्प्लॉय को नुकसान हो जाएगा, नुकसान नहीं होता कभी। Sir, could you please explain pro forma? What is that? प्रोफार्मा प्रमोशन क्या होता है ना? Yeah, sir, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए वापस। जी प्रदीप सर एक बार बताइए जरा प्रोफार्मा प्रमोशन। जिस तरीके से अगर वो अपनी सर्विस में अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में होता तो उसको उसके ड्यू डेट पर उसको प्रमोशन मिलता जाता, क्योंकि अब वो डिपार्टमेंट में नहीं है। तो एक तरीके से ये मान लिया जाता है कि अगर वो डिपार्टमेंट में होता तो उसको ये मतलब ये लेवल पर, ये से अभी 60 से अगर 62,000 है तो 62,000 पर वो होता। ठीक है, उसकी एब्सेंस में जो प्रमोशन मिलेगा उसे प्रोफार्मा प्रमोशन कहते हैं। क्लियर मैडम? सर इसमें ऐड कर दें सर, इसमें नेक्स्ट बिलो रूल को देखा जाता है ना सर, तो जो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट बिलो रूल मैडम तब है ना जब वो वापस आएगा।
हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर दिया जाएगा ना उसकी पे को। जी मैम, वो तो वापसी नेक्स्ट बिलो वाला जो पर्सन था वो उसको प्रमोशन मिल गया। अगर उसकी जगह पे वो बैठा होता, अगर नहीं गया होता फॉरेन पर, तो उसकी जो पे है वो जो डेपुटेशन पे गया था उसकी वही पे होती। तो वो नेक्स्ट बिलो रूल के अकॉर्डिंग उसकी पे को फिक्स कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली यही सही है मैडम। अगर जूनियर को प्रमोशन मिल गया और उसको नहीं मिला हाँ, तो नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट बिलो Exactly, रूल को फॉलो किया जाता है, वो है प्रोफॉर्मा प्रमोशन। बिल्कुल करेक्ट। मतलब नोशनल इंक्रीमेंट उसको लगता जाता है, और जब वो वापस आता है तो नेक्स्ट बिलो रूल के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट बिलो उसका कैंडिडेट होता है उसका जो पे होता है उसके अकॉर्डिंग उसको भी फिक्स कर दिया जाता है। क्या यही है सर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यही है मैडम। मैम exactly यही सही। मैम एक बार फिर से समझा दो प्लीज। मैम ऐसा है कि अगर कोई डेपुटेशन पर चला गया, अब इस बीच में उसका प्रमोशन आ जाता है, बट वो प्रमोशन के लिए अब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो नेक्स्ट उससे नीचे वाले जो पर्सन होगा उसको प्रमोशन मिल जाएगा, और जो डेपुटेशन पे गया उसको नहीं मिला। लेकिन वहां पर उसको मान लिया जाएगा, एक नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा उसको। जब वो वापस आएगा तो उसको जो नेक्स्ट बिलो पर्सन को जिसको प्रमोशन मिल गया उसका पे फिक्स उसी के अकॉर्डिंग हो गया जो डेपुटेशनिस्ट का होना था। तो उसके अकॉर्डिंग जब वो वापस आएगा तो नेक्स्ट बिलो के अकॉर्डिंग जो उसका जस्ट जूनियर का जो पे फिक्स हुआ था वही पे उसको भी मिल जाएगा। क्लियर है मैम? Yes, थैंक यू ma'am. मैम, Thank you. थैंक यू। इसका मतलब हुआ कि जो अगर न जाने पे उसे मिलता वही उसको वापस आने पे मिल रहा है। जी सर, जी। मैडम एक बार रिपीट कर दीजिए। वो एड ऑन हो जाएगा उसमें। सर ऑफिशियल ड्राइंग पे आप ₹41,600 from 1/1/2025 in level 5 is promoted to a post in pay level 6 1/4/2025 fixes pay on the date of promotion। तो इतनी मिल रही है इसको किसमें पे लेवल 5 में, और ये पे लेवल 6 में चला गया 1/1/25 है ना। तो इसको पे मैट्रिक्स से ही समझे हम लोग। पे लेवल जी सर। ये निकाल लेते हैं, पे लेवल 5 देख लेते हैं, है ना। ये जो है ये याद है 41,600 ढूंढना है हमको। दिख नहीं रहा सर। हाँ दिख गया सर। ये आ गया पे लेवल 5 में 41,600 ना। तो क्या करेंगे इसमें, एक इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। कितना हो गया 42,800। अब इसको क्या पे लेवल 5 में तो पे लेवल 6 में जाना है, तो 42,000 ढूंढेंगे, तो 42,300 है, ये तो इससे कम है, तो 42,300 पे नहीं फिक्स करेंगे, किस पे करेंगे 43,600 है ना। ये देखिए ठीक है, क्लियर हो गया। एन ऑफिशियल ड्राइंग पे आप ₹68,000 1 जनवरी 2025 पे लेवल 7 इन प्रमोटेड टू द पोस्ट एंड पे लेवल 9 7 से कहाँ चला गया 9 में। फर्स्ट May 2025 you ought to fix his pay from the date of next increment, fix his pay on the indicate his DNI। DNI का मतलब तो हम सब समझते हैं ना, कि जब नेक्स्ट डेट इंक्रीमेंट की नेक्स्ट डेट आने वाली है ना। ऑफिस ड्राइंग पे आप ₹61,1/1/2025 1/1
in pay level 7 is promoted to the post in pay level 9. इसमें एक थोड़ी सी ग्लिच है इस क्वेश्चन में कि इसमें DNI बताई नहीं गई है कि किस तारीख को इसका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट बनता है। एक्चुअल में बताना चाहिए था इस प्रश्न में। ये वाली बात सही है ना? जी सर, है ना? तो ये 1 जनवरी 1 जुलाई बताया जाता है, उसमें नहीं बताया गया। हाँ, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या है, तो हम मान लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा करके क्या मान लें, 1 जुलाई 2025 को उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, वैसे क्वेश्चन में आना चाहिए था। और अभी उसका कितना है, 68,000 है पे लेवल 7 में, और उसका 9 में वो हुआ है। और वो अपना चूज करता है कि वो 1 जुलाई 2025 को पे फिक्स करवाएगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो चलिए पे मैट्रिक्स में देख लेते हैं हम लोग। पे लेवल कौन सा था, 6 कितना था, 68,000 है ना, 68,000 ही था ना इसमें, अच्छे से देख लिया था ना हम लोगों ने? जी सर, यस सर, यस 2025 को। और वो कहता है कि भाई हम तो जो है ना पे फिक्सेशन करवाएंगे 1 जुलाई 2025 से, डेट ऑफ प्रमोशन पे नहीं करवाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अभी उसका पे है 68,000। अब क्या हुआ कि जैसी प्रमोशन मिलता है ना, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रमोशन पे क्या हो जाता है, एक इंक्रीमेंट लगता है। 7 लेवल पे था सर, आप 7 लेवल पे है। अच्छा, पे लेवल 7 है सर, 7। अच्छा, ओके ओके, चलिए पे लेवल 7 में 68,000, चलिए ये आ गया 68,000, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर प्रमोशन होता है तो एक इंक्रीमेंट लगता है, वो भी उसी पे लेवल में। तो वही पे लेवल जो है 70,000। मगर चूंकि उसने DNI चूज किया है, DNI चूज करने का मतलब है कि वो जिस लेवल में है उसको एक प्रमोशन वही मिलने वाला है, तो उसका अपना खुद का प्रमोशन एक मिलेगा तो 70,000 हो जाएगा, और एक मिलेगा कितना उसके प्रमोशन की वजह से, तो 72,100 हो जाएगा। अब तो इसलिए जब DNI की बात आती है तो एक उसका खुद का और एक उसका प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलता है, और उसके बाद उसको ले जाते हैं कहाँ पर, जिस पे लेवल में उसका प्रमोशन हुआ। तो किस पे लेवल में हुआ उसका प्रमोशन, 9 में। तो 72,100 को हम 9 में देखेंगे, ये 71,000 है, उसके बाद 72 नहीं है, सीधा 73,400 है। तो ये इस पर जाके वो फिक्स हो जाएगा। ये वाला, ठीक। अब इसमें एक दोबारा फिर से बता दीजिए इसको सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर इसका कंक्लूजन ये निकला कि जिस पे लेवल में वो था उसको उसका वहां का एक इंक्रीमेंट भी मिला, और उसी पे लेवल में उसको एक प्रमोशन का इंक्रीमेंट भी मिला, दो मिल गए ना सर उसको। फिर उसको हमने नेक्स्ट लेवल में ढूंढा जी। और इसको कब फिक्स हुआ, ये 1 जुलाई 2025 को। तो अब यहाँ पर एक सवाल और जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि अब उसके बाद अगली जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी वो क्या होगी, क्या होगी। अगर 1 जुलाई 2025 का उसका पे फिक्सेशन हुआ है तो अब इंक्रीमेंट को मिलेगा हिंदी के अनुसार 1/1/2026 हो जाएगी। हाँ, जो अभी 7 CPC है उसके हिसाब से क्या, जब भी पे फिक्स हो उसके 180 दिन अगर पूरे होते हैं तो जनवरी में या फिर जुलाई में मिलेगा। तो चूंकि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक 180 डेज हो जाते हैं, तो इसलिए 1 जनवरी 2026 को इसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर अब चलिए 1 जनवरी 2026 को मिला, अब इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिलेगा इसको, 1 साल बाद, 1/1/2026 को मिलेगा। हाँ, अब इसके बाद उसका
नहीं हो होगा कि सकता हर है। 6 महीने में मिलता रहेगा। अब इसको नेक्स्ट मिलेगा नहीं 2027 में, फिर 28, 29 ऐसे हर साल मिलेगा 1 जनवरी को। तो ये जो इंक्रीमेंट वाला मैटर है वो हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि वो जब भी पे फिक्सेशन हो उसके 180 डेज या उसके बाद या तो 1 जनवरी पड़ रही हो या फिर 1 जुलाई पड़ रही हो, तब उसको इंक्रीमेंट मिलता है। सर तो ये 2 इंक्रीमेंट के बाद DNI नहीं होता तो सर इस बेनिफिट के लिए ऑप्शन फॉर्म में क्या भरना रहता है सर? डीएनआई वाला जो है अभी 7 CPC में डीएनआई फायदेमंद होता है हमेशा। जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है इसमें फायदे में एम्प्लॉय उसके डेटा प्रमोशन वाले में फायदे में होता। क्यों होता फायदे में? क्योंकि उसका प्रमोशन 1 जनवरी 2025 को ही हो गया है, और अगर वो अपना 1 जनवरी 2025 को पे फिक्सेशन भी करवा लेता तो 1 जनवरी 2025 को तो उसका इंक्रीमेंट मिलता ही। उसके बाद क्या हो जाता है कि चूंकि 1 जनवरी है तो बना 1 जुलाई को मिल जाता। 2025 को प्रमोट हुआ है सर। हाँ है ना, तो क्या नहीं? अच्छा, प्रमोट कब हुआ है ये? 1 मई 1 मई को हुआ है। 1 मई ऑफ 1 मई के कंडीशन में तो डीएनआई सब फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर ये 1 जनवरी, चलिए अगर मान लीजिए डीएनआई ना लेता तो फिर पे फिक्सेशन कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए वो 1 मई 2025 को ही अगर प्रमोशन ले लेता तो क्या होता फिर वो ये अगर हम इसको देखें इसमें पे मैट्रिक्स में कौन सा पे लेवल 7 ना, कितना था? 68,000 ना, 68,000 सर। तो अब इसका क्या होता कि 1 मई को ही अगर वो चूज करता तो उसको सिर्फ 1 इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशनल इंक्रीमेंट। तो कितना हो जाता? 70,000 70,000 है ना। 70,000 फिर किस लेवल में देखते? पे लेवल 9 में कितना हो जाता है उसका? 71 और क्योंकि ये उसने अब 1 मई 25 को उसने पे फिक्सेशन करवा लिया, तो अब जब 1 जुलाई आता ना तो उसको इंक्रीमेंट नहीं अब मिलता। 180 डेज नहीं होते तो फिर वो उतना ही पे रह जाता उसका। और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगता? 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी तो वो 1 इंक्रीमेंट का नुकसान हो जाता है उसको। तो डीएनआई लेने में फायदा हुआ है। नॉर्मली डीएनआई लेने में फायदा होता है 7 CPC में। 8 CPC में क्या होगा वो तो जब आएगा 8 CPC का रिपोर्ट तब पता चलेगा। ठीक है। अगर सर उसका प्रमोशन 1/1/2025 को ही हो जाता तो 2 इंक्रीमेंट तब उसको 1 नहीं 2 नहीं मिलते, मगर 1 जनवरी 25 को लेने में फायदा होता क्योंकि अगला इंक्रीमेंट उसको 1 जुलाई 2025 को फिर दोबारा मिल जाता है क्योंकि वो 180 दिन पूरे हो रहे हैं। ठीक है। राइट। और सर अगर उसका प्रमोशन 3 जनवरी या 2 जनवरी को हुआ है तो तब फायदा नहीं होता, तब तो डीएनआई में ही फायदा होता। ओके सर। सर ये जो डीएनआई लेते हैं सर, जैसे इस केस में लिया गया है, तो इसका मतलब है कि 1 जुलाई को 2 इंक्रीमेंट उसे मिल रहा है? जी बिल्कुल, 1 इंक्रीमेंट और 1 प्रमोशनल इंक्रीमेंट। यस मैम। ओके सर। ये शायद 6 पे कमीशन में ऐसा नहीं था ना सर? नहीं 6th में नहीं था ये। नहीं 6th में भी था, 6th में भी था, मगर उसमें 2 इंक्रीमेंट 6th में भी 2 इंक्रीमेंट मिलते थे, मगर उसमें वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट 6 महीने वाली नहीं थी, वो पूरे 1 साल के बाद ही 1 जुलाई को ही मिलती थी, बस इतनी अंतर। ओके सर। सर इसमें जुलाई तक उसको पुरानी पे मिलती रहेगी ना? नहीं, अभी जो नए रूल है 7 CPC उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि जुलाई तक पुरानी पे मिलती रहेगी। उसमें ये है कि क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए 68,000 पर है तो उसमें ये देखना पड़ेगा। पे फिक्सेशन अलग मामला है। जैसे ये 1 मिनट, ये क्या है 68,000 है, माने 1 मई को, तो 1 मई को 68,000 है और इसमें पे लेवल 7 में 68,000 और 9 में क्या हुआ 68,000 के इक्वल क्या है, ये 69,200। तो ये 1 मई से
30 जून तक 69,200 मिलेगा उसको। सर अगर ये डीएनआई से होता तब ऐसा होता है ना, जो डीएनआई इसने चूज नहीं किया है। DNI की बात बता रहा हूँ, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे इन 7 CPC के रूल को, तो उसने DNI जब मांगा है तो उस कंडीशन में क्या प्रीफिक्सेशन तो हुआ नहीं उसका, तो 68,000 पर वो है, मगर वो 68,000 को 1 मई को प्रमोट हो गया ना, तो प्रमोट होते से ही वो पे लेवल 7 का एम्प्लॉय नहीं बचेगा, वो पे लेवल 9 का हो जाएगा, और पे लेवल 9 में जितना भी उसका पे बनता है उतना बनेगा। ये 68,000 की बजाय उसको मिलेगा 69,200, मगर उसको अभी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी उसका पे फिक्सेशन नहीं हुआ है। जब वो DNI पे जाएगा, जब उसको तो फिर दोबारा से वो यही 1 जुलाई को 68,000 से एक इंक्रीमेंट 70,000, एक और इंक्रीमेंट 72,000, और फिर उसके बाद इसको देखा जाएगा 72,000 को पे लेवल 9 में 73,400 1 जुलाई से मिलेगा, पर 1 जुलाई के पहले तक उसको मिलेगा 69,200। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। यस सर। जी जीते सर। सर ये इसमें एक मेरे को डाउट आ रहा है कि अगर इसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है अगर 1 जनवरी 2025 होता जी, तो अभी तो अपन ने 1 जुलाई 2025 मान लिया है। अगर 1 जनवरी 2025 होता तो फिर क्या होता सर? फिर उसको जुलाई में तो नहीं लगता वो इंक्रीमेंट? हाँ फिर जुलाई में नहीं लगता, फिर वो जनवरी में लगता। लॉस हो जाता सर उस केस में? हाँ फिर उसको लॉस हो जाता, बिल्कुल। फिर उसको अपना मई में ही लेना चाहिए, अपना पे फिक्सेशन करवाना चाहिए। डेट ऑफ प्रमोशन पे ही उसको इंक्रीमेंट ले लेना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। सर पे लेवल 7 से सीधे पे लेवल 9 में प्रमोशन हो सकता है क्या सर? जंप कर रहा है इधर। सर पे लेवल 8 से पे लेवल 12 में हो सकता है कि नहीं? पे लेवल 8 से पे लेवल 12 में प्रमोशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? मेरा हो सकता है सर, प्रिंसिपल बन जाए तो हो जाएगा। बस तो इसका आंसर यही है। सर अगर कोई सीनियर स्केल मिलता है लेवल 10 में उसको, तो जिस दिन से मिलता है और फिक्सेशन उसने DNI से कराया, तो वो लेवल 10 में चला जाएगा ना जिस दिन से मिलेगा? नहीं, वो ये हमारा ये सवाल थोड़ा अजब, थोड़ा अलग है। वो हमारे थोड़ा है ना, वो अलग है से मतलब ऐसा है कि ये जो मामला है ना,